जय हिंद दोस्तों। आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है खनिज अयस्क और उनका सांद्रण या खनिज अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। जो खनिज और अयस्क प्राप्त करते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियां जो मिली रहती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करके जो शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज या अयस्क का निष्कर्षण या धातु कर्म, उसी को हम कहते हैं। मेनली उसको क्या कहा जाता है, धातु कर्म। आइए देखते हैं पहले हम खनिज क्या होता है। खनिज इसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। खनिज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मिनरल। तो खनिज क्या होते हैं, प्रकृति में धातुएं, क्या प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं क्या होता है, प्रकृति में धातुएं, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, जिन यौगिकों के रूप में, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। यौगिकों के रूप में पाई जाती है खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकृति से जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, धातुएं सभी प्रकृति से पाई जाती हैं। मिट्टी के अंदर से, भू परपटी के अंदर से धातुएं पाई जाती हैं और उनको हम जिस रूप में प्राप्त करते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उनके साथ मिली होती हैं और उनमें अन्य प्रकार की अवाष्पशील गैसें होती हैं और उन जो धातुएं होती हैं उनके साथ अन्य अपद्रव्य पदार्थ मिले रहते हैं, जैसे कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी। तो ये सब क्या होते हैं, जो धातु होती हैं इन सब अपद्रव्यों से युक्त होती हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। जिन अशुद्धियों के रूप में यौगिक हमें जो प्राप्त होता है पृथ्वी से, जिस रूप में हम यौगिक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। जैसे क्या हो गया खनिज में, जैसे बॉक्साइट हो गया, जैसे बॉक्साइट क्या हो गया, बॉक्साइट। इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ये क्या है, बॉक्साइट है। Al2O3 × 2H2O हमारा बॉक्साइट है। और इसी तरह अन्य बहुत सारी मिश्र धातुएं हैं, बहुत सारे हमारे क्या हैं, खनिज पदार्थ हैं जिनसे हम क्या करते हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। कई प्रक्रमों द्वारा धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा खनिज हो गया। खनिज से हम क्या करते हैं, अयस्क को प्राप्त करते हैं। क्या, अयस्क। खनिज से हम अयस्क को प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं ओरिश। ये क्या हो गया, अयस्क हो गया। तो अयस्क क्या होता है कि खनिज से अपद्रव्य पदार्थों को, खनिज से अपद्रव्य पदार्थों को निकालने का जो प्रक्रम होता है, निकालने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो एक प्रकार से जो खनिज होते हैं, एक प्रकार से जो खनिज होते हैं वे क्या होते हैं, अयस्क उनमें इन्वॉल्व होता है। तो वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मित व्ययता के साथ हो जाता है। क्या, वे खनिज जिनसे, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सुगमता तथा मित व्ययता के साथ, वे खनिज जिनसे धातुओं का
निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता के साथ किया जाता है, मितव्ययता के साथ किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। ये क्या हो गया आपका? अयस्क हो गया। खनिज जो होता है, खनिज पृथ्वी से जिस रूप में प्राप्त किया जाता है उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, दुनिया भर के क्या होते हैं सारे, उसमें अपद्रव्य पदार्थ लगे होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और खनिज में से यही सुगमता से और मितव्ययता, मितव्ययता का मतलब क्या होता है कि कम खर्चे में, और सुगमता आसानी से। तो आसानी से और कम खर्चे में कौन सा इसका जो है अपद्रव्य पदार्थ दूर किया जा सकता है? यही कंकड़, पत्थर, उसमें मिट्टी, बालू, जो भी चीजें लगी होती हैं उसी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो आइए अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। खनिज पहले हमारा था, खनिज के बाद अयस्क हो गया। खनिज से हम क्या प्राप्त कर लिए? अयस्क। और इस अयस्क से हम क्या करेंगे? इसी अयस्क का धातु कर्म किया जाएगा। धातु कर्म का मतलब क्या होता है कि विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए, विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए शुद्ध धातु को प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। तो आइए देखते हैं धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म, धातु कर्म क्या होता है कि तत्वों के उनके यौगिकों से निष्कर्षण की प्रक्रिया, तत्वों के उनके निष्कर्षण क्या हो गया कि तत्वों के उनके अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया, तत्वों के उनके अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया, अयस्कों से निष्कर्षण की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? धातु कर्म प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। धातु कर्म कहलाती है, धातु कर्म कहलाती है। जो तत्व होते हैं, क्या जो तत्व होते हैं उनसे जो अयस्क के निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है, जो सारी प्रक्रिया होती है उसका सांद्रण किया जाता है। इसके बाद निस्तापन होता है, भर्जन होता है, प्रगलन होता है और इसके बाद तब जाकर के हमें क्या होता है? अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो सारे जो सिस्टम हम प्रक्रम बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, यही सब करने के बाद क्या प्राप्त होता है? हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण कहते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो आइए हम धातु कर्म के कई चरण हैं उनको हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। धातु कर्म के विभिन्न चरण निम्न हैं। क्या हुआ? धातु कर्म। तो ये जो धातु कर्म की प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कई चरणों से, कई प्रोसेस से होकर के गुजरती है और इसी को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं वो प्रोसेस और वो चरण कौन कौन से हैं जिनसे हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे धातु कर्म के अंतर्गत जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है? अयस्क है। और इसी अयस्क का हम क्या करते हैं? धातु कर्म की क्रिया इसी अयस्क के लिए क्या होती है? की जाती है, जिससे हम क्या करते हैं? शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। तो अयस्क हो गया, अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। पहला स्टेप हमारा क्या है? अयस्क। उस अयस्क का क्या करेंगे? हम सांद्रण करेंगे। तो जब अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो सांद्रण के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? सांद्रित अयस्क। सांद्रण के बाद क्या प्राप्त होता है? सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। और इस सांद्रण की क्रिया में जो अयस्क का सांद्रण किया जाता है, इसमें क्या होता है कि अयस्क का जो सांद्रण होता है, इसमें सबसे पहले अयस्क को पीस लिया जाता है। क्या होता है? चक्की में उसको क्या करते हैं? हम पीस लेते हैं बारीक। और पीसने के बाद उसमें से कुछ अपद्रव्य पदार्थ होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो सांद्रण की कई जो विधियां हैं, जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गई, फेन प्लवन विधि हो गई, और ये सब क्या है? अयस्क के सांद्रण की विधियां। तो इससे हम क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण करते हैं, जिससे उसमें कुछ अपद्रव्य खराब पदार्थ जो होते हैं वे निकल जाते हैं। जब कुछ खराब पदार्थ उसमें से जो निकल जाते हैं तो अयस्क का सांद्रण हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सांद्रित अयस्क। और इस सांद्रित अयस्क से हम क्या करते हैं?
धातु का निष्कर्षण करते हैं। जो सांद्रित किया हुआ, सांद्रण के बाद जो अयस्क बचता है उसको हम क्या करते हैं, उससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो जो सांद्रण के बाद हमारा अयस्क धातु बचता है उसमें क्या होता है, पहला उच्च अपक्रियाशील धातुएं होती हैं। धातुएं जो उसमें होती हैं वे कई प्रकार की होती हैं। तो पहले उच्च अपक्रियाशील धातुएं होती हैं। उच्च अपक्रियाशील धातु का मतलब कि ऐसी धातुएं जो तेजी से क्रिया करती हो, जिनकी क्रिया करने की दर क्या हो, तेज हो, उसको उच्च अपक्रियाशील धातुएं कहते हैं। दूसरा है मध्यम अपक्रियाशील धातुएं। ऐसी धातुएं जिनकी क्रिया करने की दर कुछ कम होती है, बहुत तेज नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं। और इसके बाद जो तीसरा हमारा है वो क्या है, निम्न अपक्रियाशील धातुएं। और इसमें क्या होता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनकी क्रिया करने की दर जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार जो इन धातुओं को 3 भागों में यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं, इसमें अलग अलग अपक्रिया की दर है, इसकी निम्न अपक्रिया है और यह मध्यम अपक्रिया है और यह उच्च अपक्रिया है। तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। पहले उनको गलाया जाता है और इसी गलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रगलन। क्या कहा जाता है, प्रगलन। वात्या भट्ठी में क्या किया जाता है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनको अयस्क को हम सांद्रित अयस्क को वात्या भट्ठी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, अशुद्ध धातु प्राप्त होता है। और जो अशुद्ध धातु प्राप्त होता है उसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, विद्युत अपघटन। कहने का मतलब कि विद्युत धारा उसमें जब प्रवाहित किया जाता है उसके लिक्विड में, विलयन में, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद वो क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ उसमें से अपघटित होकर के निकल जाते हैं और शुद्ध पदार्थ हमारा जो होता है वो क्या होता है, बच जाता है। तो इस प्रकार जो उच्च अपक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको गला करके, गलाने के बाद इसका वैद्युत अपघटन कराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो ये हमारा उच्च अपक्रियाशील धातुओं के लिए था। आइए अगला स्टेप हम देखते हैं जो कम अपक्रियाशील धातुएं हैं। उच्च अपक्रियाशील धातुओं से कम क्रिया करने की जिनकी दर है उनके बारे में देखते हैं क्या है। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं में जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, एक कार्बोनेट अयस्क हो गया, दूसरा सल्फाइड अयस्क। तो जो कार्बोनेट अयस्क होता है तो कार्बोनेट अयस्क का हम क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। और जो सल्फाइड अयस्क होता है उसका भी हम क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। तो एक कार्बोनेट अयस्क, दूसरा सल्फाइड अयस्क है। और इन दोनों का हम क्या करते हैं, जब सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क जो दोनों है तो इसका क्या होता है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड। जो धातु होती है वो अपने ऑक्साइडों के रूप में होती है। कह सकते हैं हम कि उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन मिला होता है तो वह ऑक्साइड होता है। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो इस प्रकार धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में होती है, चाहे वे सल्फाइड अयस्क हो चाहे कार्बोनेट अयस्क हो। जब कार्बोनेट होगा तो उसमें भी ऑक्सीजन होगा, CO3 होता है कार्बोनेट, और सल्फाइड अयस्क होगा तो उसमें भी ऑक्सीजन होगा। सल्फाइड में O2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हो गया या अन्य और भी ऑक्साइड हो गए। तो फिर इनसे जो धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है उनका हम अपचयन और शोधन कराते हैं। पहले अपचयन करते हैं, जब अपचयन की क्रिया होती है तो अशुद्ध धातु रहती है, लेकिन फिर जब उसको हम शोधित करते हैं तो शोधन के बाद क्या होता है, शुद्ध धातु हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा हो गया मध्यम अपक्रियाशील धातुओं के लिए धातु कर्म की प्रक्रिया। तो आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं कि जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका सांद्रण और उनसे हम क्या करते हैं, शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं, देखिए जैसे निम्न अपक्रियाशील धातुएं जो होती हैं उनके अंतर्गत सल्फाइड अयस्क, ओनली सल्फाइड अयस्क आते हैं, सिर्फ सल्फाइड अयस्क। और जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं उनमें कार्बोनेट अयस्क भी होते हैं और सल्फाइड अयस्क भी होते हैं। तो जो निम्न अपक्रियाशील धातुएं होती हैं इनमें सल्फाइड अयस्क इनके अंतर्गत आता है। और इस सल्फाइड अयस्क का हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। और भर्जन की क्रिया के बाद जाकर के हमें क्या होता है, अशुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। भर्जन की क्रिया क्या होती है, आइए थोड़ा सा हम शॉर्टकट में इसको जान लेते हैं कि जो हमारा सांद्रित अयस्क है,
सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर हम गर्म करते हैं। गलनांक के नीचे का मतलब कि इतना ताप देंगे हम सांद्रित अयस्क को कि जो हमारा अयस्क है वो पिघलने न पाए, और ज्यादा से ज्यादा ताप देंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं देंगे कि वो पिघल जाए, और वो पिघलना नहीं चाहिए। तो जब वो पिघलने नहीं पाएगा तो उसमें से जो ऑक्सीजन या अन्य वाष्पशील पदार्थ की अशुद्धियां होंगी वे क्या होंगी, भर्जन करने के बाद निकल जाएंगी। भर्जन को इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग, भूनना। तो क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं गलनांक के नीचे तो उसमें से ऑक्साइड की अशुद्धियां निकल जाती हैं, और ऑक्साइड की अशुद्धियां जब निकलती हैं तो अशुद्ध धातु प्राप्त रहता है, और पुनः हम उसका क्या करते हैं, शोधन करते हैं। और जब शोधन की प्रक्रिया करते हैं तो उससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। और जो मध्यम अक्रियाशील धातुएं होती हैं इनमें कार्बोनेट अयस्क होता है, और क्या होता है, सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। आइए देखिए, इसमें एक प्रक्रम और है यहाँ पे। जो कार्बोनेट अयस्क है इसका हम निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं, निस्तापन। और जो सल्फाइड अयस्क है इसका हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। क्या करते हैं, भर्जन, और इसका हम क्या करते हैं, निस्तापन। तो सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, और कार्बोनेट अयस्क का क्या होता है, निस्तापन होता है। और निस्तापन की क्रिया क्या होती है कि जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उस क्रिया को हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। और भर्जन अभी हम इसमें बताए हैं, भर्जन क्या होता है, गलनांक के नीचे अधिकतम ताप पे गर्म किया जाता है, जिससे ऑक्साइड अशुद्धियां क्या होती हैं, निकल जाती हैं, और जिससे हमारा क्या होता है, उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है, मध्यम क्रियाशील धातुओं के लिए शुद्ध धातु प्राप्त होता है, निम्न क्रियाशील धातुओं के लिए शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो यह दोस्तों बहुत लंबी टॉपिक थी, लेकिन हम इसको बहुत शॉर्टकट में बनाए हुए हैं, और इससे आप लोगों के माइंड में ये फिगर सिर्फ सेट करना है। जब ये फिगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा, एक दो बार देखेंगे, इसके बाद क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा, और इसके बाद सारे प्रक्रम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हैं। तो यह है आपका हो गया खनिज अयस्क धातु कर्म, और धातु कर्म के अंतर्गत जितने सारे प्रक्रम आते हैं वे सब हो गए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भर्जन में क्या होता है, निस्तापन में क्या होता है, और इसके बाद फिर यहाँ पे जो विगलित धातु का विद्युत अपघटन कराया जाता है, इसमें प्रगलन की क्रिया होती है। क्या होती है, प्रगलन की क्रिया। तो प्रगलन की क्रिया क्या होती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नए वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल नई टॉपिक लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।